नमस्कार। इस दिल के एपिसोड में हम एक ऐसा मुद्दा जो मैं समझता हूँ कि एक नागरिक होते हुए मुझे परेशान कर रहा है कि किस तरह से समाज बदल रहा है, किस तरह से लोगों की सोच बदल रही है और किस तरह से सरकार जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है, हर किस्म की कार्रवाई। अब सभी जानते हैं और ये तो एक इटर्नल ट्रूथ है कि इतिहास में अगर आप देखें तो कोई भी समाज हो वहाँ विरोध तो होगा, वो रुक नहीं सकता। अगर डिक्टेटरशिप हो तभी विरोध होगा, लेकिन डिक्टेटरशिप में जो विरोध करने वाला है वो थोड़ा घबराता है। कभी कभी उसको साइबेरिया भेजा जाता है, कभी कभी उसको ख़त्म भी किया जाता है। तो डिक्टेटरशिप में भी विरोध होता है लेकिन वो उजागर नहीं होता। अब लोकतंत्र में भी विरोध होता है, वो उजागर होता है और उसके लिए स्पेस होती है, जगह होती है उजागर होने की। यही तो लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप में अंतर है। लेकिन आज के दिन लोकतंत्र देशों में भी विरोध को ऐसे तरीके से ख़त्म किया जा रहा है जिससे ये हमें लगता है कि चाहे डिक्टेटरशिप हो चाहे लोकतंत्र हो, विरोध को ख़त्म करने की, विरोध की आवाज़ को दबाने के कई तरीके होते हैं। तो वो कैसे तरीके हैं, कौन से तरीके हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकार कहती है, जो भी विरोध करता है इनके खिलाफ, या तो कहती है कि ये एक वॉर अगेंस्ट इंडिया हो रही है, इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। एक तो ये आधार है जिसके अंतर्गत ये आवाज़ बंद करना चाहते हैं लोगों की। दूसरा कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उस पर भी एक आक्रमण हो रहा है। तो हमारी तो हिंदू संस्कृति है, उस पर कोई भी आक्रमण करेगा तो हम उसको आगे नहीं, सवाल भी पूछेगा तो हम उसकी बोलती बंद कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि भैया ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती हैं, मतलब कि सही बात नहीं बताते। तो हम तय करेंगे कि सही बात क्या है क्या नहीं, और अगर हमारे नज़रिए से ये सही बात नहीं है तो हम उसको भी बंद कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसको एक दर्जा दिया जाए, और हमें मालूम है सच्चाई क्या है। तो हम सोचते हो कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल रहे तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। ये चार आधार के बेसिस पे ये लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। तो आज के दिन हम दो ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन्होंने ये सब सहा है और जो शुरुआत से सरकार का विरोध करते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो सरकार है, इसलिए कि जो भी सरकार होती है उसके काम भी होते हैं, गलत काम भी होते हैं, और लोकतंत्र में अगर गलत काम होगा तो निश्चित रूप से सवाल भी उठेंगे, और जो सवाल उठाएगा ये चाहते हैं कि वो सवाल ना उठाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दो ऐसे हमारे गेस्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार, कितना स्नेह सरकार उनके प्रति है कि जो भी वो कर रहे हैं उन पे बाधा डालने के पूरी ताकत से बाधा डालते हैं। पहले तो संजय शर्मा जी, इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि इन्होंने 2015 में एक न्यूज़पेपर शुरू किया और फिर इन्होंने एक न्यूज़ नेटवर्क लॉन्च किया 4 PM, और मेरे ख्याल शुरुआत में तो दर्शक तो एक अब के 7.3 मिलियन आपके व्यूअर्स हैं, 7.3 मिलियन आपके व्यूअर्स हैं, और ये नहीं चाहते कि जो आप बातें 4 PM पे करते हो वो लोग सुने। और आपकी वैसे शुरुआत में आप मीडिया में काम करते रहे हैं, ETV में काम किया आपने राष्ट्रीय सहारा में काम किया, स्टार न्यूज़ में काम किया, और क्योंकि आप सरकार के विरोध, योगी जी के विरोध कुछ बातें करते हैं वहाँ उत्तर में बैठ के, तो निश्चित रूप से आपको कोई एड्स भी नहीं मिलते, सरकारी एड्स भी नहीं मिलते, और लेकिन आप बड़ा नाराज़ करते हो मोदी जी को और योगी जी को बहुत नाराज़ करते हो। ये अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि आपके पास तो केवल 12 तो स्टाफर हैं, इससे ज़्यादा हैं भी नहीं। तो इनके साथ आप ऐसा माहौल पैदा कर देते हो उत्तर प्रदेश में कि जो वहाँ के जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं वो थोड़ा आपसे घबराते हैं। तो अभी हाल ही में 29 अप्रैल में आपकी ये जो 4 PM चैनल है उस पर रोक लगा दी, उसको बंद कर दिया। इसलिए बंद किया कि आप हार्ड हिटिंग बातें करते हैं और सवाल उठाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। शुक्रिया सर। दूसरा, नेहा जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फोक सिंगर रही हैं और भोजपुरी में, और हम आप सुनते भी रहे हैं। आप कमेंटेटर भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिकल सैटायरिस्ट, और आपने कुछ ऐसी शुरुआत की बिहार में काबा, फिर उसके बाद यूपी में काबा, मध्य प्रदेश में काबा। तो इससे लोग बड़े आपसे नाराज़ हैं और नहीं चाहते कि आपको कोई सवाल उठाए। और पीछे क्योंकि आपने कई सवाल इनसे पूछे और आपने कहा कि हम किससे सवाल पूछें, अगर आप कोई गलत निर्णय ले रहे हो तो हम किससे सवाल पूछें, और अगर कश्मीर में 26 लोग की मृत्यु हो गई तो हम सवाल तो पूछेंगे ना। तो उससे आपसे नाराज़ भी हो गए, और उन्होंने पीछे सुना है कि आपकी FIR भी दर्ज हो गई। 27 या 28 अप्रैल को FIR दर्ज हो गई। आपके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है कि यू आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड यू आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, और कई प्रावधान BNS के द्वारा आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कम्युनल डिसहार्मनी करते हो, ये सब चीज़ें इन्होंने आपके खिलाफ। और से कहा कि ये जो आपका चैनल है और जो आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी आपसे प्रेरणा लेता है, तो उससे भी उनको तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन गवाई साहब जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि कोई भी चैनल आप अगर बंद करना चाहते हो तो नोटिस ज़रूरी है, बिना नोटिस के आप बंद नहीं कर सकते, अगर आपको जानकारी हो कि वो चैनल कौन चला रहा है। ठीक है। तो पहले थैंक यू वेरी मच नेहा जी फॉर बीइंग विद मी। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा संजय जी कि जोगी जी का आपका इतना स्नेह क्यों है? मुझे लगता है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं कि आपको ज़िंदगी में उन्नति मिलती है तो कोई एक व्यक्ति आता है आपके जीवन में और वो उन्नति का कारक बन जाता है। तो मेरे ज़िंदगी में जो ग्रह होंगे वो शायद उसमें लिखा होगा कि योगी जी जब सत्ता संभालेंगे तो मेरी सारी उन्नति तभी मिलनी है मेरे को। मुझे आप समय दें तो मैं अपनी पूरी छोटी सी संक्षिप्त यात्रा बताता हूँ। अखबार 4 PM 2015 में मैंने लॉन्च किया। उससे पहले लगभग 35 साल तक मैं सहारा, जागरण, सहारा और ETV, स्टार न्यूज़ में सब काम करता था। अखिलेश यादव की सरकार थी और बहुत बढ़िया स्टोरी चलती है, अखबार से चल रहा था। आप कहते हैं, वो कहते हैं कि आप अखिलेश जी के बड़े नज़दीक। अभी वही बता रहा हूँ सर मैं आपको। सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, अखबार का स्टाइल वही था, अखबार वायरल होता था खूब। शाम को अखबार कोई था नहीं, ग्लॉसी बेहद छपता था। 5 महीने बीते, मुझे योगी जी के सबसे भरोसेमंद अफसर ने बुलाया, मेरे भी पुराने संबंध थे, और मुझसे कहा, लाइन यही थी कि संजय बाबा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। और मैं समझ गया मुझे क्यों बुलाया गया। मैं फाइल लेके गया तो मैंने उनसे पूछा, बाबा मुझसे क्यों नाराज़ है, CM क्यों नाराज़ है? बोले, महाराज जी को लगता है कि तुम अखिलेश के आदमी हो। मैंने कहा, अच्छा क्यों लगता है? बोले, अखिलेश जी तुम्हारे घर जाते थे, गए हैं तुम्हारे घर, तो उनके घर जाते थे रेगुलर, उन्होंने मैगजीन को तुम्हारी लॉन्चिंग करी। तो मैंने उनसे ये कहा कि पहली बात तो मुख्यमंत्री मेरे घर आए थे, कोई गुंडा माफिया अपराधी मेरे घर नहीं आया था। फिर मैंने उनको फ़ोटो दिखाया। मैंने कहा, मेरे ऑफिस में अखिलेश जी की सरकार के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगभग हर 10 दिन बाद आते थे, चाय पीते थे, समोसा खाते थे। बीजेपी के कई मिनिस्टर भी मेरे यहाँ आते थे। इतना ही मतलब चाय और समोसा, और तो नहीं कुछ? नहीं, वो बीजेपी वाले लोग छुप के पढ़ते, नहीं बता भी सकते बाकी बातें मैं। तो मैंने कहा कांग्रेस के लोग भी आते हैं, सपा के भी आते हैं, मेरी नेचर अच्छी है, सब आते हैं। और मैंने कहा अखबार के दफ्तर में तो कई अपराधी किस्म के लोग भी आते हैं, सो घोषित नेता हैं लेकिन हैं अपराधी, वो भी आते हैं। तो अखबार का दफ्तर शिव जी की बारात होता है। फिर मैंने उनको फाइल दिखाई। मैंने कहा, मैं शपथ पत्र दे सकता हूँ, सूचना विभाग में हर दिन का अखबार जमा होता है। मैं कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझसे ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ किसी ने लिखा हो तो मैं कल अखबार बंद कर दूंगा। व्यक्तिगत मैं किससे मिलता हूँ कोई मेरे आता, ये पैमाना नहीं है। एज ए पत्रकार मेरा अखबार बोलता है। हेडिंग लगाता था मैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक DGP ने थोड़ा सा अपराध सा किया था, एक अपराधी की मदद की थी और ऑन रिकॉर्ड की थी, तो मैंने हेडिंग लगाई थी, DGP बिकता है, बोलो खरीदोगे। अखिलेश सरकार के एक मिनिस्टर ने गाली बकी तो मैंने गालियाँ छाप दी थी। और मैं देखता था कि अखिलेश जी मुझसे बैठते हैं, 2-2 घंटे बात करते हैं, गाड़ी से छोड़ने आते हैं, तो मैं उनका तापमान देखता था, ये शख्स मुझसे कब कहेगा कि तुम मेरे दोस्तों की खबर क्यों छाप रहे हो।
और ईमानदारी से मैंने इतने सारे नेताओं को बहुत करीब से देखा है, देश के बड़े बड़े नेताओं को देखा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सहनशीलता शायद मैंने किसी नेता में नहीं देखी होगी। मुझे लगता था ये मुझसे कहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी खबर को नहीं कहा, मैंने उनसे काम को नहीं कहा। अगला ऑफर ये था कि संजय तुम्हारा अखबार चूंकि पहला पेज बड़ा क्रिस्पी टाइप का होता है, कभी प्रियंका जी ट्वीट कर दे रही हैं, कभी केजरीवाल कर दे रहे हैं, कभी अखिलेश कर दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, देखो कोई और अखबार छाप नहीं रहा है। तो मैंने कहा यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे अखबार को 2.5 साल हुआ है। आप जिन बड़े अखबारों की बात कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी है तब वो अखबार बन पाए हैं, इतना संघर्ष है। मेरा अखबार 2.5 साल में इतना बड़ा हो गया कि आपको तकलीफ होने लगी। तो मैंने कहा सारा खेल देश में ब्रांड का होता है। मैं 2.5 साल में इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर पाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं छापता हूँ, क्योंकि बाकी लोग नहीं छापते, बाकी लोगों के धंधे होते हैं, मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है। अगली बात ये थी कि सरकार के पास बहुत बजट है सूचना में। हर साल हम तुम्हारे अखबार को 10 करोड़ का विज्ञापन देंगे, माहौल ख़राब है, मत छापो पहला पेज। तो मैंने कहा देखिए ये पैसे के चक्कर में अखबार जिसको बच्चे की तरह पाल रहा हूँ मैं, इसकी हत्या कर दूँ, संभव नहीं है। हम सरकार के खिलाफ नहीं छापते, सरकार जो नहीं कर रही है, जो करना चाहिए उसका वो छापते हैं। हमने उस सरकार में भी छापा, इस सरकार में भी छाप रहे, हम किसी के खिलाफ नहीं। आप अच्छी बातें नहीं सरकार के बारे में लिखते ना। मैं देखो अच्छा काम करने के लिए तो सरकार आती है, और बाकी सब तो अच्छा ही छाप रहे हैं। अच्छा। सरकार जो अच्छा नहीं कर रही है वो भी छाप रहे हैं, कदम आगे बढ़ के छाप रहे हैं। मैं उनसे मना करके आया, अगले दिन एक दरोगा मेरे ऑफिस में आया चिट्ठी लेकर, और उसमें नाम और पता फर्जी था, मतलब लल्लू माल और पठान टोला, कोई भी नाम पता नहीं था। और मुझसे उसमें लिखा हुआ था कि मैंने बड़ी अकूत संपत्ति कमा ली है, और इस नाते से मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। मैं चौंका, मैंने कहा ये पत्रकारों पे कब से होने लगा। मैंने कहा स्वागत है इसका भी, क्योंकि मैंने उसी समय उन अफसर को फ़ोन किया। मैं कहा जिन पे ये ऐसी संपत्तियाँ होती हैं वो सरकार से लड़ते नहीं हैं, सरकार से दोस्ती करते हैं। उसके सर कुछ दिनों बाद 2 गाड़ी में भर के लोग आए और मेरे ऑफिस पे हमला हो गया। Really? मैं ऑफिस में था नहीं, पूरा ऑफिस तोड़ दिया गया, मैंने FIR कराई। उसके तत्काल बाद मेरा अखबार मेरी पत्नी के नाम था। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित अफसर हैं, STF के हेड हैं अमिताभ यश, कई सारे उनके ऊपर आरोप रखते रहते हैं एनकाउंटर वगैरह के। तो मेरे एक STF के खिलाफ खबर छपी, उन्होंने अपने नाम से क्रिमिनल डिफॉर्मेशन मुझ पर मेरी पत्नी पे कर दिया। तो मैं हंसा, मैंने कहा माफिया लोग भी लड़ते हैं तो परिवार की पत्नियों को बीच में नहीं लाते, लेकिन अच्छा है अगर आप लोगों का स्तर यही है, मैं वो स्वीकार है। उसके कुछ ही दिन बीते सर, अगली कार्रवाई फिर हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनको इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद जैसे ही वायरल हुआ, वहाँ पे पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं। अच्छा। 500-700 पत्रकारों को मिले होंगे। इंटरव्यू वायरल होने के 24 घंटे के अंदर 100 पुलिस वाले आए, मेरा सरकारी मकान मुझसे खाली करा लिया गया। जो राज्य स्तर के मानता सरकारी मकान सारे पत्रकारों को मिलते हैं वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं। अभी भी 600-700 पत्रकार ऐसे हैं जिनको सरकारी मकान मिले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। अच्छा। लेकिन खाली कराने के लिए मैं, चूंकि संजय सिंह का इंटरव्यू था, मेरा अगले दिन 24 घंटे में वो मकान खाली करा लिया गया। उनको जरूरत होगी ना। उनको जरूरत होगी, मेरे मकान की जरूरत होगी, मैं मान सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा कुछ आपत्ति नहीं करी। उसके तत्काल बाद सर राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति होती है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था। मेरी मान्यता खत्म करी गई और आज सरकार को बने हुए 7 साल से ज़्यादा समय हो गया, मेरे पास सचिवालय पास भी नहीं है। अच्छा। वहाँ पे पान की दुकान चलाते हैं और ठेला लगाते हैं, वो भी पत्रकार बन गए हैं, उनकी सबकी मान्यता है, लेकिन मेरे पास सचिवालय। लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरे ऊपर ये कार्रवाई हो रही थी, मैंने 18 में बोलना शुरू किया। और जब मैंने बोला, जब ये हमले हो रहे थे, तो पूरी दुनिया का ध्यान गया कि एक उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट ऐसा है जो मोर्चा संभाल रहा है, जो मोर्चा सेकुलरिज्म का संभाल रहा है। तो उसका नतीजा हुआ, जब मैंने यूट्यूब किया तो उसका विस्तार इतनी तेज़ी से हुआ कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये विस्तार इतनी तेज़ी के साथ हो सकता है। तो आपने जो सवाल पूछा, मैं उसमें शुक्रिया योगी जी कहूँगा। मेरे को एक दिन NDTV ने बुला के पूछा था कि आप लगातार 1 साल से यूट्यूब में नंबर 1 बने हुए पॉलिटिकल कमेंटेटर में, कारण क्या है? तो मैंने उसमें भी किया, थैंक्स टू अवस्थी जी, थैंक्स टू अमिताभ यश, थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ। तो अगर ये नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं आता। तो सबसे लेटेस्ट ताज़ा मामला ये हुआ सर, कुंभ के मेले में जिस दिन भगदड़ मची, मेरा रिपोर्टर वहाँ क्षितिज कांत बड़ा अच्छा रिपोर्टर मौजूद था, उसने सुबह 9 बजे बताया भगदड़ मच गई, जो कि मैंने बड़े जीरो से शुरुआत करी है। मुझे पता है कि जब सिस्टम, जिले का सिस्टम, उससे ऊपर का सिस्टम काम करता है, ब्यूरोक्रेट तो कैसे करते हैं। मैंने उससे कहा तुम तत्काल पोस्टमार्टम हाउस से पहुँच के मुझे बता क्या है। तब तक किसी के दिमाग में आया नहीं, बाकी चैनल सब दिखा रहे थे कि अफवाह है, कुंभ में कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ पहुँचा, उसका फ़ोन आया कि सर यहाँ तो 6-7 लाशें आ चुकी हैं। मैं लाइव 10 बजे बैठा, जिस समय योगी जी कह रहे थे वहाँ कुछ नहीं हुआ है, शांत है। मैंने उस समय 3 घंटे के अंदर 30 लाशें दिखा दी कि 1, 2, 3 30 लाशें आई हैं। 24 घंटे बाद क्षितिज ने फिर स्टिंग मेरे कहने पे किया और 67 लाशें हमने दिखा दी।
उससे हड़कंप मचना था। सीएम ने ट्वीट नहीं किया, प्राइम तो मिनिस्टर ने आपको ट्वीट कर जब दिया। जब ये तो सब बात तो ऑब्वियसली है कि आपको जब इन्होंने बंद किया 4 PM कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया? कुछ नोटिस नहीं दिया। और सर वो उसमें लास्ट लाइन की जब कुंभ वाली रिपोर्टिंग कराई, उसके बाद से मुझे पता चला पिछले 3 महीनों में ईडी को 3 चिट्ठी आ चुकी है मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और लेटेस्ट 29 तारीख को सुबह एक यूट्यूब से एक लेटर मेल आता है कि भारत सरकार ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए आपका चैनल ब्लॉक किया जाए। आपका चैनल बंद ब्लॉक किया जाता है। मुझे सबसे अफसोस ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे नहीं करना चाहिए। देश, मैं कहीं इस देश को मोदी जी और शाह साहब से ज़्यादा प्यार करता हूं, तो इस नाम पे बंद नहीं करना चाहिए था। आप कहते थे कि मोदी जी को पसंद नहीं है, शाह जी को पसंद नहीं है, आपको बंद कर दिया, तो मुझे अच्छा लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बंद नहीं करना चाहिए था। ये मुझे दुख है। नेहा जी, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की। एक तो देश होता है और एक सरकार होती है, और देश और सरकार में अंतर तो होता है ना। सरकार तो देश नहीं है और देश सरकार भी नहीं है। सरकार तो एक राजनीतिक पार्टी की होती है। तो आपने तो आज तक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात कही हो जो ऐसे लगा हो दैट यू आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, कि सरकार के, आई मीन देश के खिलाफ आप तोड़वाने की लड़ाई कर रहे हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो आपके खिलाफ ये नेशनल सिक्योरिटी और ये वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये जो प्रावधान BNS में है, ये क्यों किया गया आपके हिसाब से? सर यही तो मेरा भी सवाल है। लगातार मैं सवाल कर भी रही हूँ कि भाई मेरे ऊपर देशद्रोह आए दिन जिसका मन कर रहा है। कोई भी, अभी हजरतगंज में हुआ था कि ये देशद्रोही है, अभी जो है अयोध्या में भी लोग ले करके चले गए कि इसको जो है ये देशद्रोही है। पता नहीं सर, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ कि ऐसा मैंने कर क्या दिया है। 27 लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे एक चीज़ जुड़ जाता है कि चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हमको भी लगता है अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट चुप हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, 3-4 दिन बाद मुद्दा भूल जाते हैं लोग। जैसे बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ, वहाँ पे हमने देखा कि रेल मंत्री जी इतनी सारी लाशें ऐसे बिखरी हुई हैं और वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। आप बोलिए ना, राम नाम सत्य है, इतने सारे लोग मारे गए हैं। वहाँ पर भी इतनी बड़ी घटना, कुंभ में दुर्घटना हो गई, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, लोग मरे हैं, हिंदू मरे हैं। बोलना कब है? कब आएगा वो उचित समय जब सवाल पूछना है सरकार से? और दूसरी चीज सर, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा, कोई भी। तो मेरा सवाल ये है कि भैया आप जिम्मेदारी कब लेंगे? आप इस्तीफा कब देंगे? और आप जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है। 10 साल से आप हिंदू बचाने आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो सवाल तो आपसे होगा ना। शिक्षा के नाम पे आपको तो कोई वोट दे भी नहीं रहा है, रोजगार के नाम पे नहीं दे रहा है, गरीबी को बात ही नहीं करता, बात ही नहीं कर रहा है। ये सब आउट ऑफ फैशन हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अभी हिंदू खतरे में है तो अभी चुप रहना है, नून रोटी खाना है, हिंदू को बचाना है। इसी नाम पे ना हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, अब फिर भी हिंदू खतरे में है, तो सवाल तो सर आपसे होगा। यही सवाल मैंने पूछा तो मुझे बोला कि मैं देशद्रोही हूँ। और एक कोई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो शेयर कर दिया। तो वीडियो तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। वीडियो के क्या है, वो तो यूट्यूब चैनल तो दुनिया में चलती है ना, तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। उसमें आपकी क्या गलती है? जी सर, मैंने भी वही बोला कि सोशल मीडिया की तो कोई सीमा है नहीं, वो तो सार्वजनिक है। कोई अमेरिका में शेयर कर सकता है, लंदन में कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो और सर इसमें मेरा ये भी सवाल है कि ठीक है, पाकिस्तानी कोई ट्विटर हैंडल मेरा शेयर कर दिया, मैं देशद्रोही हो गई। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहाँ का एक क्रिकेटर, आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो आप लोग एकदम से जो कहते हैं ना हमारे भोजपुरी अवधि में, 2008 में जब 26/11 हुआ था और मुंबई चल रहा था, उस समय भी मैंने खुद देखा था कि हमारे तब प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी। तो उन्होंने उस समय जब ये सब हो रहा था, भाषण दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, तो वो भी तो सरकार से सवाल पूछ रहे थे ना। जी, हाँ, वो हम तो नहीं, हमने तो, किसी ने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं। उनका हक था सवाल पूछने का। अगर उनका हक था तो आपका भी हक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हक है ना। तो हक तो दोनों का, हर सिटीजन का, नागरिक का बराबरी का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा भी हक है
मैं भी वकालत करके सवाल पूछता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ, मैं देशद्रोही तो नहीं हो जाता। तो बिल्कुल देशद्रोही का इस तरह से उपयोग करना, बीएनएस के द्वारा उपयोग करना, इसका मतलब यही है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उनके विरुद्ध कोई बयान दे, और उनका मतलब कि कानून के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, मतलब कि 10 करोड़ मैं आपको दे दूंगा या ऐसा कुछ है। तो ये तो मतलब ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है ना। और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बदलाव कैसे होगा? जी सर। बदलाव तो तभी होता है ना जब आवाज़ उठेगी। तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ आपसे भी संजय जी। 2021 में लगभग 200 यूट्यूब चैनल्स बैंड थे, और 2014 से लेकर 2020 तक ज़्यादा चैनल्स बैन हो गए। तो मतलब कि अगर यही काम रहा कि देखिए, आपने पत्रकारों को तो अपने पक्ष में रख ही लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने पक्ष में रख ही लिया है, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स आपके पक्ष में हैं, ठीक है। और कौन आपका विरोध कर रहा है? विरोध मतलब कौन सवाल पूछ रहा है? वो विरोध नहीं है, वो सवाल पूछना है जानकारी के लिए। वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया से सबसे अहम सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है। अगर यही हिसाब रहा कि आप यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे तो फिर सवाल कौन पूछेगा, कहाँ से पूछेगा? तो इसकी क्या राय है आपकी? सर बिल्कुल, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत जो है ये खतरनाक है। और मैंने तो देखा है, प्रधानमंत्री जी अक्सर बोलते भी रहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए। आजकल लोग आलोचना ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने भी सुना है। नहीं तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। और जब मैं आलोचना कर रही हूँ तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ये लोग कर ये रहे हैं। आलोचना नहीं है, वो कहते हैं कि आप सरकार को मतलब कि डायरेक्टली लोगों को अटैक कर रहे हैं। ये गलत बात है। दिस इज व्हाट दे आर फीलिंग। नहीं सर, बिल्कुल ये आलोचना है। और आपने किसी व्यक्ति को आज तक अटैक किया? व्यक्ति को? हाँ। नहीं सर, कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। हमेशा मैंने सवाल किस किस्म का अटैक रहा आपका? सवाल रहा है, जैसे अभी ये मतलब आप कहते हैं कि यूपी में काबा जी, तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। मैं सर आपको 2 लाइन गुनगुना करके भी बताना सुना, चाहूंगी हाँ। कि खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा? अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा? कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफनो कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा? अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा? जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। तो ये सवाल है सर। बिल्कुल, और इसमें कई सवाल जुड़े इसमें हुए कई सारे सवाल हैं, चाहे वो हाथरस वाली बात हो गई, चाहे कोरोना में इतने सारे लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। मेरी अपनी सास रेमडेसिविर उनको नहीं मिला, वो मर गई। और सच में गंगा के किनारे लाशें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, और कफन सर आप समझते होंगे जो उड़ाया जाए, तो उसको कुत्ते बिल्ली नोच करके खा रहे थे। हाँ, ये दृश्य हमने देखा कोरोना में। तो जब मैं सवाल करती हूँ, चाहे वो मंत्री जी के बेटे जो थे वो किसानों के ऊपर थार से रौंद दिए थे, चाहे वो वाली घटना हो, तो मैंने, क्योंकि मैं लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, तो अपने गीतों के माध्यम से इन सारे मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करती हूँ। तो जब ऐसा मैंने किया तो मेरे ऊपर FIR किया। अच्छा, वो फर्जी था। अच्छा, हाँ, वो फर्जी था। बाद में मैंने MP में काबा कमिंग सून करके एक, आपने शायद देखा होगा कि एक BJP का नेता था, वो आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था, सीधी वाला जो पेशाब का। करेक्ट, वो बात आपने रखी थी सब। जी। तो एक कार्टून शेयर किया था, उस पे भी FIR कर दिया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। अच्छा। तो मुझे तो आप तो विधि विशेषज्ञ हैं और आप ज्यादा जानकार हैं, तो मुझे आपसे भी जानना है कि इस तरीके से तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, मैं अपना काम कब करूंगी यहाँ। इसीलिए तो हमने आपको इस प्रोग्राम में बिठाया है। इसीलिए तो बिठाया कि आप दर्शकों को बताओ कि इसमें गलत क्या है। जी सर, जी। ठीक है ना, हम भी तो देखिए, हम रोज लड़ाई लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? सरकार से। जी। अक्सर हमारे मुकदमे जो होते हैं सरकार के खिलाफ होते हैं। ये तो मतलब जब तक सरकार के खिलाफ नहीं करोगे तो उस शख्स को न्याय कैसे मिलेगा? हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हो, तो आप भी न्याय के लिए लड़ रही हैं। एक तरीके से आप भी, आपका जो संघर्ष है वो केवल ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी जवाबदेही कौन देगा, और ये निर्णय किसने लिया, और ये गलत था आपके हिसाब से।
तो कोई वहाँ ये तो यही चाहते हैं ना कि आप सवाल नहीं पूछो। तो ये आप बताइए संजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? नहीं, बिल्कुल ये चाहते हैं, और लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो करना चाहते हैं कभी कभी पलट के अच्छा हो जाता है। अगर मोदी जी चैनल नहीं मेरा बंद कराते तो मेरा सौभाग्य नहीं होता कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये वो तो आपके सामने बैठना मेरे लिए सपने जैसा था कि आप आए। और दूसरा, अब सबको ये पता चल गया कि जब FIR करोगे नेहा पे और संजय शर्मा पे तो पीछे एक नाम है कपिल सिब्बल का। तो अब तुम हमें डरने की हमें नेहा की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ बैठे हैं तो ये ऐसी 10 FIR करते हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं। ये कॉन्फिडेंस आज और आ गया। दूसरी बात, सवाल हमने देश के खिलाफ इतना पूछा कि मोदी जी पहलगांव में सिक्योरिटी नहीं थी तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी है। आप कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं, देखिए मैं उनकी भी मन की बात आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि इस समय आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस समय देश इसी स्थिति पे है और इसी गंभीर स्थिति है कि कोई भी आप सवाल पूछोगे उसका फायदा किसी और को होगा, इसलिए इस समय आपको सवाल नहीं। हमको भी लगा था सर कि देश इस स्थिति में है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना सऊदी का दौरा वापस करके आए थे। हमें भी लगा था उस दिन की देश इस स्थिति में है, लेकिन वो तो 24 घंटे बाद बिहार में रैली कर रहे थे, चुनाव की रैली कर रहे थे। वो तो जरूरी था, वो मंच में बैठ के हंस रहे थे नीतीश कुमार के साथ। रैली तो जरूरी होती है ना, बिल्कुल, तो राजनीतिक बात है। बिल्कुल मैं मानता हूँ। उसके बाद वो 9 घंटे फिल्मी हीरो हीरोइनों के संग बम्बई में थे। उसके बाद कल वो केरल में दूसरी शर्ट पहने हुए थे, शाम को तीसरी शर्ट पहने हुए थे, वहाँ चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी CM के संग मंच पे हंस रहे थे। तो हमको लगा नहीं कि गोदी मीडिया के चैनलों के अलावा देश में कहीं सीरियस है कुछ मामला। हमको तो लगा खत्म हो गया, जैसे पुलवामा में खत्म हो गया। आज तक हमें नहीं पता, हम क्यों नहीं पूछे भारत के नागरिक होने के नाते कि 350 किलो RDX उन सड़कों पर कैसे घूम रहा था? हम क्यों सतपाल मलिक का इंटरव्यू नहीं करें? उन्हें तकलीफ है कि सतपाल मलिक का हमने 3 बार इंटरव्यू किया, गवर्नर रहा है वो आदमी, वो बता रहा है कि पुलवामा का सच क्या था। तो देश में कौन सा माहौल खराब है? आप केवल मीडिया के चैनलों पे आप मीटिंग बुला रहे हैं कि 3 सेना के प्रमुख बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उससे पहले एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि सेना के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और आप जो मीटिंग कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग चैनलों पे चल रही है। ये कौन सी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की? टीवी चैनलों पे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही है, फिर टीवी चैनलों बयान दिए कि हमने सेना से कह दिया कि आपके हाथ खुले हैं, टाइम फाइनल कर लीजिए। हम क्या दुश्मन को बताते हैं कि हमने सेना को ये कह दिया? ये कौन सा हो रहा है? ये युद्ध कौन सा होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर जो निर्देश दे रहा है वो टीवी पे चल रहा है पाकिस्तान को बताने के लिए? जो नेहा ने कहा, हमने सवाल पूछा कि कभी 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री विदेश से आ रहे हो, जहाज पाकिस्तान में उतार दें। किस मुंह से हम बात करेंगे? हम मैच नहीं खेलेंगे उनसे भारत की जमीन पर, वो मैच नहीं खेलेंगे पाकिस्तान की जमीन पर। लेकिन शाह साहब के बेटे हैं तो मैच दुबई में खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान से, क्योंकि हजारों करोड़ का खेल है। ये सवाल पूछेंगे, ये कौन सा देश के खिलाफ है? हम दावे के साथ कह सकते हैं जो सवाल हम पूछ रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं, हम बात लगातार अपने चैनल पे कह रहे हैं कि देश नाजुक घड़ी में, इसलिए हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं खड़ा होना चाहिए। हम लगातार कह रहे हैं अपने चैनल पे, ये मत कहो कि धर्म पूछ के मारा गया, ये मुद्दा मत बनाओ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ऑफिशियल पेज पे कहती है धर्म पूछ के मारा गया, जाति पूछ के नहीं। इसका हम विरोध कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो इनको लगता है कि जो गेम प्लान कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का, 4PM तो ये खत्म कर दे रहा है। तो ये अगर आप मुझे बता दीजिए सर, ये देशभक्ति हम कर रहे हैं या देशभक्ति वो कर रहे हैं? जो नेवल ऑफिसर की गालियां दी जा रही हैं, क्या उन्होंने देखो क्या बढ़िया बयान दिया, जिसका पति मरा वो कह रही है, उसको आप गाली दे रहे हैं। ये देश इतना गिर जाएगा, ये देश इस स्तर तक पहुंचा देंगे आप एक शहीद की पत्नी के लिए? आपको उनको प्राइम मिनिस्टर का, कई लोगों को प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं जो लोग गाली दे रहे हैं। ये देश इस मूल्य पे आ जाएगा, पूरी दुनिया में आ जाएगा, कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये देश इतने जज्बातों वाला देश था, हमारी शान थी, हमारी आन थी, यहाँ तक आ गया कि जिसका पति मरा है उसको आप 8 दिन बाद गाली देंगे, और जो ये बात का विरोध करेगा उसको आप नेशनल सिक्योरिटी के तो चैनल बंद कर देंगे। आप चैनल बंद कर दो, अखबार बंद कर दो, हम चौराहे पे बोलेंगे, गली में बोलेंगे, जब तक जेल में डालोगे तब तक बोलेंगे। सर, आवाज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आवाज़ बंद होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ये मुल्क इन आवाज़ों से चलेगा जो आवाज़ें इस सिस्टम का सच दिखाने के लिए जरूरी है। जो कॉलोनियल पार हमारी आवाज़ नहीं बंद कर सकी, तो ये लोग कौन होते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लोकतंत्र में तो आवाज़ उठाना तो हमारा संवैधानिक हक है। बिल्कुल। उस हक के तो अगर कोई छीनेगा तो फिर हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो हमारे हक बहाल करे। सर, उसी पे उम्मीदें बची हैं। अगर हम जैसे लोग बोल पा रहे हैं तो ये बोल पा रहे हैं कि आप बैठे हैं, न्यायपालिका है जिस पे हमें हक मिलेगा, आज़ादी से बात करने का हक मिलेगा, क्योंकि देश की सारी उम्मीदें वही बची हैं
क्योंकि आप एक एक करके जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं तो उम्मीद वहीं बची है, इसके अलावा तो कहीं कोई उम्मीद दिखती नहीं है। आप देश को जिस तरह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आप देश नाजुक दौर में है, तो देश अगर नाजुक दौर में है सर, तो इस समय सुरक्षा की बात करनी चाहिए। इस समय जाति जनगणना की बात कहाँ से आ गई? वो तो एक अलग सोच है ना। इसका तो मतलब ही है ना कि आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखो ऐसा है कि जरूरी है कि बिहार में जीत होनी चाहिए, बस असली जरूरी है ये बहुत जरूरी है ना। असली जरूरी, असली बात यही है। बिहार में काबा, बिहार से हाथी भी है। ये भी आपने कहा जी 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 जी, मैंने कहा था। जो हमें सवाल पूछेगा सबको बैन किया जाए, जो फिल्म हम दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे, जो ये फिल्म बना रहे हैं जो हमारे पक्ष में नहीं है उसको भी बैन करो, जो एक्टर होंगे अगर किसी कम्युनिटी के होंगे वहाँ जाकर प्रदर्शन करो। मतलब ये किस किस्म का माहौल हिंदुस्तान का बन रहा है, और इसमें नेहा जी क्या होगा आगे? सर पता नहीं, मुझे भी बहुत डर लगता है। अब मुझे लगता है, अरे आप लोग डरने लगे तो फिर हम कैसे लड़ेंगे? आप तो युवा लोग हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप है ना, तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है सर, मैं लड़की हूँ और जब अचानक से ट्विटर पे 2 लाख लोग आपको गालियां दे रहे हो और देशद्रोही का नंबर 1 ट्रेंड चला रहे हो, तो हम कितने भी कॉन्फिडेंट हो, हम कितने भी अपने जो है मौलिक अधिकारों में विश्वास करने वाले हों, एक बार को तो लग ही जाता है कि लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर 5 बार हम जाते हैं पूछे, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो सर ये माहौल तो बन ही जाता है। लेकिन एकदम सही बात है, अगर हम अपनी मेडूसा जी ने देखो कह दिया ना कि वापस ले लिया, जी क्योंकि अल्टीमेटली एक रोजगार की भी तो बात है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर तरह से परेशान करती है सर। मुझे एक वो लाइनें है ना कि ऐसा लगता है हर इंसान के लिए ज़िंदगी को मेरा पता याद है। मेरे ट्विटर को 1 साल से शेडो बैन कर रखा है। मुझे लगता था ट्विटर बड़ी इंडिपेंडेंट बात है। मेरे वकील हैं ये मोहम्मद हैदर जी, उन्होंने नोटिस दिया ट्विटर को, मुकदमा करने जा रहे हैं कि आप हमें 1 साल से शेडो बैन कर रखे। आपने सारी संस्थाएं कर ली, फेसबुक पे आप प्रेशर आपको दिखने लगा, ट्विटर जैसी जो एक्स हो गया उसकी संस्था पे आपका प्रेशर दिखने लगा, शेडो बैन कर रहे हैं, मतलब आवाज़ों को बंद करना है। लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है सर कि ये आवाज़ें अब और तेज हो रही हैं, बंद करने से रुक नहीं रही हैं। अगर ये तेज नहीं होती तो पार्लियामेंट के चुनाव में देश में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल मेरा था। इसका मतलब कि उन गोदी मीडिया की भीड़ 10,000 नहीं व्यू आ रही, हम लोगों को लाखों लाखों आ रहे हैं। रवीश को लाखों करोड़ों देख रहे हैं, ध्रुव राठी को करोड़ों देख रहे हैं। इसका मतलब कि बड़ा समूह बोल नहीं पा रहा है डर के मारे। हम आपके घर से पहले, थोड़ी देर पहले चाय के ठेले पे रुक गए, ऐसी मजा आता है बातें करने, उस तबके के पास 2 लोग आ गए, चाय वाला जो बनाता था वो देखता था चैनल। ये इस लेवल तक जब चले गए ना, मास तक चले गए ना, तो इनको डर लगता है कि ये गरीब तबका जिसको ये 2 वक्त का राशन दे के फुसला रहे थे, अब उसको समझ में आ गया ये राशन रिश्वत है, ये तो हक है उसका। आप उसकी तनख्वाह पे, उसकी चीज़ों पे आप 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो उनको लग रहा है जो समझा रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि आप देश में सुधार नहीं ले पाए कि आपको राशन देना पड़ रहा है। बिल्कुल ये भी तो बात सही है ना। आपकी ये भावना उजागर कहाँ से हुई इन चीज़ों को अपनाने के लिए, बताइए। इसलिए सर ऐसे हुई क्योंकि मैंने देखा कि बीते दिनों में या बीते सालों में मीडिया का जो स्तर है वो दिन पर दिन गिरता ही ये कब सोचा ये आपने? ये मैंने कब सोचा, 2020-22 की बात है सर। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से इसकी शुरुआत भी करी, बेरोजगारी महंगाई के गीत लिखना भोजपुरी में शुरू किया। तो तब से ही मुझे ये बात समझ में आ रहा था कि बेरोजगारी का मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है, महंगाई का मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है। अच्छा, भोजपुरी इसलिए मैंने शुरू किया क्योंकि भोजपुरी में शायद आपने सुना होगा बहुत अश्लील ये सब गीत वीत गाते हैं, तो मैंने सोचा कि भोजपुरी में बेरोजगारी का भी गीत बनना चाहिए, महंगाई का भी गीत बनना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया। अच्छा, मीडिया का हाल ये है कि सच में मीडिया पूछता है प्रधानमंत्री से कौन सी टॉनिक ले रहे हैं सर आप, 18 घंटे काम कैसे कर पा रहे हैं, आम चूस के खा रहे हैं कि काट के खा रहे हैं, तो जरूरी मुद्दे वो पूछ ही नहीं रहे हैं। तब ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक और चीज सर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, कई सारे लोगों ने, बीजेपी का आईटी सेल मुझसे ये सवाल कर रहा था कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की, तुम होती कौन हो? तो क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए सबसे पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, इसके बाद मैं उनसे सवाल पूछूंगी? मैं आपको वोट करती हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आप आते हैं ना, एक एक वोट है जरूरी, तो वैसे एक एक सवाल है जरूरी। वो भी बात सही है। मैं आपको वोट करती हूँ तो सवाल आप ही से पूछूंगी। तो लोग तो इस तरीके से भी बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जो आप जैसी आवाज़ें अगर हिंदुस्तान में बरकरार रहेंगी
तो लोकतंत्र भी बरकरार रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि ये कोई लड़ाई किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, एक किसी एक माहौल के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हमारे संविधान को बचाने के लिए है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। और उसमें सब हमें इकट्ठा होकर जहाँ जहाँ भी गलत काम हो रहा हो आवाज़ उठानी होगी बिल्कुल सही बात है। और सवाल पूछना होगा। सर, बिल्कुल। बिना सवाल पूछे जवाब भी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। राइट। जब तक जवाब नहीं आएगा सवाल पूछते रहेंगे। बिल्कुल। इन्हीं सर सब- एक चीज़ और बताइए, देखिए हम लखनऊ से आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, एक कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने जब कारगिल युद्ध का दौर था उन्होंने प्रधानमंत्री के सिर की जगह गधे का फोटो लगा दिया, कार्टून छपा, और प्रधानमंत्री ने उनको फ़ोन किया कि क्या कल सुबह आप एक गधे के संग चाय पीना पसंद करेंगे? क्या बात। ये डेमोक्रेसी है। अखिलेश यादव ने अपने ऊपर छुपी कार्टून की किताब का विमोचन मुख्यमंत्री रहते हुए, क्या ये डेमोक्रेसी है? आपको सवाल पसंद नहीं है, लोग व्यंग में, और वो अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा की पार्टी अब यहाँ तक पहुँच गई, ये सोचा नहीं था किसी ने। यही तो अंतर है उस बीजेपी का और इस बीजेपी का। और हम सोचते हैं कि शायद बदलाव हो, और निश्चित रूप से 2029 में तो होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया थैंक यू सर। सर, थैंक यू।